दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर तूफानी तेजी देखने को मिली। अब क्वार्टर फोर का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना है। तो रिजल्ट के अंदर क्या इस बार कंपनी ने अचीव किया और क्या कमी रह गई उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या आलोक इंडस्ट्रीज आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की यह कंपनी है जिसमें काफ़ी बड़ा जो स्टेक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है। तो समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से आलोक इंडस्ट्रीज़ के आगे के फ्यूचर प्लान क्या है और क्या है आगे की रणनीति। साथ में हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की बात करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पीएनबी जो एक बहुत बड़ी यानी एसबीआई के बाद कह सकते हैं नंबर 2 पे बड़ी सरकारी कम बैंक है जिसका कारोबार काफ़ी अच्छा है। शेयर की प्राइस आने वाले समय क्या कुछ पॉजिटिव बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे हम साथ में रतन इंडिया पावर लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमारे पास जो लेटेस्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इशारा कर रहा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। क्या रतन इंडिया पावर आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा। साथ में हम यहाँ पे नवकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जिसने बोनस देने का ऐलान कर दिया है। कंपनी की आगे की संभावना क्या है, कैसी रिजल्ट है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात करें तो आज 19.34 पर क्लोजिंग थी। 17.43% की बम पर तेजी देखने को मिली। स्टॉक लगभग 20 रुपये तक पहुंचता हुआ आज दिखाई दिया। काफ़ी ज़बरदस्त किया है। तो कंपनी ने अब क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। रेवेन्यू वैसे गिरा है कंपनी का। आप देखें मार्च 2024 में 1477 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो इस बार गिर के मार्च 2025 में 1038 करोड़ के आसपास आए। लेकिन दिसंबर में ये 871 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू में बड़ी गिरावट हुई है। कंपनी के बिजनेस में कमी आई है। बात करें प्रॉफिट लॉस की तो देख सकते हो कि कंपनी लगातार लॉस में है। मार्च 2024 में 216 करोड़ का लॉस था और इस बार लॉस कम होके 74.47 करोड़ के आसपास आ गया। तो यही सबसे बड़ी इसकी जीत है कि जो लॉस है वो 2 डिजिट में आ चुका है, जो लगातार बढ़ा था। दिसंबर 2024 की बात करें क्वार्टर 3 की, तो ये लॉस बढ़ते हुए 273 करोड़ तक पहुंच गया था और एक माहौल निगेटिव बना क्योंकि लगातार लॉस बढ़ा था। लेकिन इस बार सडनली लॉस काफ़ी कम हो गया, जिससे लग रहा है कि कंपनी आने वाले समय प्रॉफिट में आ जाएगी। और इस माहौल इसने बदलने का वजह यही है कि इसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है, घाटा काफ़ी कम हुआ है। तो देखो कि मुकेश अंबानी की ये कंपनी में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इसके पीछे वजह कंपनी का घाटा कम होना। तो ये एक माहौल देख सकते हो, इसकी वजह से एक बदलता हुआ दिखाई देगा। तो आलोक इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 10% बढ़ा है। क्वार्टर फोर फाइनेंस 2025 के लिए कंपनी का जो समकेंद्रित राजस्व 952.96 करोड़ के आसपास रहा है। क्वार्टर फोर में अगर देखें तो कंपनी का जो राजस्व 1469.31 करोड़ के आसपास है, जिसमें 35% की कमी आई है। लेकिन क्वार्टर थ्री में अगर आप देखें तो 863.86 करोड़ के आसपास, जिसके हिसाब से 10% ज़्यादा है। तो एक तरह से देख सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे इसको हाथों हाथ लिया गया बड़े फंड हाउस की तरफ से। और ये आप देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो अप्रैल महीने में 25% स्टॉक दौड़ चुका है। आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में इस साल 7 अप्रैल को देखें तो 13.90 के आसपास था, जो इसका 52 वीक का निचला स्तर था। वहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त कर चुका है। तो यहाँ पे देखो कि 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसका अधिग्रहण किया था और इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 40% की हिस्सेदारी है, जो काफ़ी बड़ी है। और बाकी जेएम फाइनेंशियल के पास है। जेएम फाइनेंशियल और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास 35% की हिस्सेदारी है। तो इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर अगर आप देखें 75% की जो प्रमोटर होल्डिंग की लिमिट के पास इनकी लिमिट है, लेकिन उसमें 40% बड़ी हिस्सेदारी रिलायंस के पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे टोटल प्रमोटर की होल्डिंग 75% के आसपास से जो लगातार बनी हुई है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है कंपनी का। एफआई की बात करें उनकी 2.44% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 2.38% हुई, लेकिन इस बार बढ़ के 2.40% हुई है। यानी यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। डीआई की बात करें उनकी 0.42% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 0.41% हुई, फिलहाल 0.43% की होल्डिंग है। तो डीआई ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है आलोक में। म्यूचुअल फंड की बात करें उनकी 0.08% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 0.09 हुई, फिलहाल 0.11% की होल्डिंग है। इसका मतलब एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड तीनों ने ही मार्च महीने में जम के खरीदारी की है, एक शुभ संकेत है। तो यहाँ पे शेयर किसके कम हुए, वो है जनरल पब्लिक के। 22.14% होल्डिंग थी देख सकते हो कि सितंबर में, और दिसंबर में ये बढ़ के 22.21% हुई, लेकिन इस बार 22.16% होल्डिंग है जनरल पब्लिक की। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन एफआई, डीआई ने
और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। ये इशारा है कि आने वाले समय आलोक इंडस्ट्रीज बेहतर कर सकता है। चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ। 103 पर क्लोजिंग थी, 1.10% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक फाइनली फिर से 100 को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पीएनबी से 80 लाख की जो धोखाधड़ी करने वाले आरोपी थे उनको पकड़ा है। अब उनकी संपत्ति को जब्त करेंगी बैंक। तो पंचकूला मशीनरी टूल खरीदने के नाम पर 80 लाख रुपीज़ के पीएनबी के साथ फर्जी लोन लेने के आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी की गई है। आर्थिक अपराध शाखा रुपए की रिकवरी के लिए आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेगी। दिल्ली सुभाष नगर स्थित अमित कुमार ने कई लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर पीएनबी से 80 लाख का लोन पास करवाया था। इसके बाद आरोपी ने बिना रुपए दिए बैंक का फोन उठाना बंद कर दिया था। सेक्टर 15 पीएनबी के ब्रांच मैनेजर प्रवीण कुमार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है कोई, और मुख्य आरोपी अमित कुमार और उसकी पत्नी फिलहाल गिरफ्तारी से दूर है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अब तैयारी की जा रही है कि जो आरोपी है उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके उस लोन की रकम को रिकवर किया जाए। तो 26 जुलाई 2024 को ये लोन पास करवाया गया था और देख लो कि लोन इन्होंने नहीं चुकाया और बैंक को जवाब भी नहीं दे रहे थे, तो इसलिए अब ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये ज़रूरी है ताकि आने वाले समय बैंकों के साथ ऐसे कोई फ्रॉड न कर पाए। यहाँ पे पीएनबी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट के 1,18,791 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर 1,149 करोड़ है। इसका पीबी 1.01 का है और डिविडेंड देखें यील्ड में तो 1.45%, जो काफ़ी अच्छा है। नेट इंटरेस्ट इनकम इसकी 40,083 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 70.08%, यानी सरकार की होल्डिंग 70% के आसपास है। इसका CAR देखें तो 15.97% है। इसका ROC 11.49% है और CAS रेशियो 40.34% है। इसका P 7.88 है, जो काफ़ी कम है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ की है, बुक वैल्यू इसकी 102.24 की है। तो गौर करने वाली बात है कि स्टॉक फिलहाल अपनी बिल्कुल बुक वैल्यू के आसपास है और यहाँ से एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल काफ़ी नीचे है। कॉस्ट ऑफ इनकम देखें तो 53.37% है। EPS इसका 13.12% है और ROE इसका 8.70% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 228.84% है। वाकई में फंडामेंटल अच्छे हैं पीएनबी के और पीएनबी कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे हम रतन इंडिया पावर की बात करें, 11.68 पर क्लोजिंग थी, 10.82% की आज बम्पर तेजी देखने को मिली। रतन इंडिया पावर ने आज बेहतर किया, बहुत ही शानदार दौड़ लगाई है। और यहाँ पे देखो कि अगर हम बात करें Q3 के रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, उम्मीदों बड़ा था। रेवेन्यू 730.32 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 9.06% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 4.33 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 100% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.01 रहा, जहाँ पे 100% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.59% है, जहाँ पे 100% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। कुल मिला के काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 44.06% के आसपास, जो अनचेंज है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम यह है कि 88.65% के शेयर गिरवी भी रखे हुए, जो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। FI की बात करें, उनकी 4.39% होल्डिंग थी सितंबर में। दिसंबर में ये 5.01% हुई। फिलहाल मार्च में 5.25% होल्डिंग है। इसका मतलब FI लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे। DI की बात करें, उनकी 0.07% होल्डिंग थी सितंबर में। दिसंबर में घट के 0.03% हुई, लेकिन फिलहाल 0.15% होल्डिंग है, यानी DI ने भी जम के खरीदारी किया। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी 0.09% होल्डिंग थी सितंबर में। दिसंबर में 0.04% हुई, फिलहाल 0.14% होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने भी शानदार निवेश किया, यानी FID और म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है इस समय रतन इंडिया पावर में। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी 51.4% होल्डिंग थी सितंबर में। दिसंबर में 50.90% हुई, फिलहाल 50.54% होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, लेकिन FID म्यूचुअल फंड ने शानदार खरीदारी की है। ये एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। चलते हैं नवकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। 13.84 पर क्लोजिंग थी, 2.05% की गिरावट देखने को मिली। अब कंपनी 3:2 के रेशो में बोनस शेयर देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी अपना एक बड़ा फैसला कर चुकी है, बोनस देने जा रही है। तो 7 मार्च 2025 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला लिया गया है। और अब आप देख सकते हो कि इसकी जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की है वो 24 अप्रैल 2025 है। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। और देख सकते हो कि काफ़ी संभावना पॉजिटिव बनी। अगर रिजल्ट की बात करें Q3 की, तो रेवेन्यू 8.61 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 48.16% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। नेट इनकम 91.03 लाख रहा, जहाँ पे 7.18% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.57% रहा, जहाँ पे 27.7% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन ठीक था और आने वाले समय उम्मीद है कि कुछ और बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।